नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम आरंभ करने से पूर्व आप सभी से अनुरोध है कि ऊपर दिख रहे क्यूआर को कृपया स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता करें, जिससे कि जो हमारा मासिक लक्ष्य है, उसे हम पूर्ण कर सकें। जैसा कि आपको पता है कि यूट्यूब ने इस समय रीच रिस्ट्रिक्ट कर रखी है। सारी रीच जो है, वो हमारे जो भाई लोग हैं ना, पता है ना आपको, पंचमक्कार, उनको दे रखी है, हमारी रीच रिस्ट्रिक्ट करके। तो इसलिए आपसे विशेष अनुरोध है। तो आइए बात करते हैं। आज हम हमारे साथ हैं सुमित तीर जी। सुमित तीर जी, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पर। और आज तो आप बड़े, जिसको कहें कि साहब, जानलेवा लग रहे हैं। डैपर एंड डेबोनेर, क्या बात है। संजय सर, सबसे पहले तो आपको सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को सादर प्रणाम और शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। तो आप तो हमेशा डैशिंग लगते हैं सर, हम तो कभी कभी आपके आसपास दिखते हैं। तो अब आप ये बताइए, आप जो हैं अपने आप को, वैसे ये आपकी तौहीन होगी, लेकिन फिर भी रोल प्ले कर लेती हैं, जिसको बोलते हैं ना आपके मैनेजमेंट में रोल प्ले। जी। तो लेट अस डू अ रोल प्ले एक्सरसाइज। आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को राहुल गांधी उर्फ पप्पू मान लीजिए। बड़ा मुश्किल काम दे दिया था आपने। और कल्पना कीजिए कि 4 जून, और 4 जून को 11 बजे तक आप चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं और आप जो है वो 40 सीटें पार नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप कृपया 1 से 10 तक मुझे बताएं कि आप क्या बहाने बताएंगे। सर सबसे पहले तो मैं आप ना बहाना, बताएं तो आपके जो सहयोगी बताएंगे, उनकी भी वो कल्पना कर बताइए। लीजिए। मीडिया वाले जो आपके जो है ना, वो क्रिंज वही, जिनको आजकल यूट्यूब ने सारी रीच दे रखी है। जी। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि साहब की उनकी जो वीडियो चलती है और 4-5 घंटे में 4 मिलियन पहुंच जाती है। ये सर वही लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी अदरवाइज वीडियो कोई नहीं देखता। किसी को पूछ लो तो लोग बताते नहीं, लेकिन साहब 4 मिलियन, 5 मिलियन, साहब मंथली उनकी जो है रीच जा रही है 200 मिलियन। कैसे जा रही है? उस व्यक्ति की बात सुन लो आप, तो आप सर पीट लो अपना, ये कौन आदमी है भाई। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप जो है, आप और आपके उस प्रकार के मित्र जिनको सोरोस एंड कंपनी ने पूरी रीच दे रखी है, वो क्या-क्या बहाने बनाएँगे? सर बताइए, टॉप मोस्ट बहाना नंबर 1। सबसे पहला बहाना जो होगा हमारा, वो होगा ईवीएम में घोटाला। 11 बज के 15 मिनट हमारा मुहूर्त होगा ईवीएम पे अटैक करना। देखिए जी, ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। इसका अगर आप देखेंगे तो चिट्ठा कपिल सिब्बल साहब ने एक चार्ट बनाई है, उस पर उन्होंने कुछ पैरामीटर डाले। अगर ये हुआ तो ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं कह रहा हूं सर, इसकी तैयारी तो उन्होंने 48 क्या, एक हफ्ता पहले शुरू कर दिया। 48 से एक हफ्ता पहले से चार्ट वार्ट निकाल दी, उसकी प्रेस विज्ञप्ति कर दी। हम पहले आरोप लगाएंगे जी ईवीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, ईवीएम की सुरक्षा नहीं हुई, ईवीएम हैक हुई, वो ईवीएम में वीवीपैट नहीं था, ईवीएम में ये जो पैरामीटर जो कपिल सिब्बल जी ने में ये जी 50% से ज्यादा ईवीएम पे मैच नहीं हुए। नरेंद्र मोदी जी ने हर स्टेशन पे जा जाके कमल का बटन दबा दबा के खटाखट वोट डाला। पहले तो हम ये बहाना बनाएंगे ईवीएम को लेके। दूसरा हम बहाना बनाएंगे, इसमें तो जब इलेक्शन कमीशन इसको नकार देगा। और वैसे हाँ भी जो है वो वीवीपैट की जो मैचिंग है, जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, उन्होंने कहा कि साहब आज तक एक भी मिसमैच नहीं हुआ। नहीं और हमें, केवल एक मिसमैच हुआ था, वो भी इस कारण से हुआ था कि जो मॉक पोल का जो डेटा था, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इरेज करना भूल गया था। तो इसलिए वहाँ जी पे रीपोल करना पड़ा, क्योंकि मॉक पोल का डेटा जो था वो उसमें इरेज नहीं हुआ था। तो जी दैट वाज़ द ओनली मिस्टेक। और अदरवाइज़ 100% मैचिंग है वीवीपैट में। और आपके जो भी अलग-अलग वीवीपैट की मैचिंग की गई है, जी करीब 2 करोड़ से ज़्यादा पर्चियाँ जो हैं उनकी मैचिंग की गई, एंड दे वर जी फाउंड परफेक्ट। सर, तो हमें लॉजिक इससे से ज़्यादा क्या तो मतलब, हो नहीं सकता। अच्छा, आपको हमें लॉजिक से मतलब ही नहीं? लॉजिक से कोई मतलब नहीं, हमें तो आरोप लगाना है।
हमें खटाखट आरोप लगाने हैं, टकाटक झूठ बोलना है। हमें आपके लॉजिक वॉजिक से हमें 2 करोड़ समझ नहीं आता, हम तो बोलेंगे ये सारा वोट ही मोदी जी ने डाले हैं, खुद जा जाके डाले। मोदी जी रात को जाते थे वोट दबाते थे, टकाटक। हमें तो झूठ बोलना, हमें क्या फर्क पड़ता अच्छा, है? वो आजकल परमात्मा का भी रूप हो गए इसलिए। हाँ, वो परमात्मा का रूप हो गए, उनमें ऐसी शक्ति आ गई है, ऐसी ऊर्जा आ गई, वो ईवीएम के अंदर जाते हैं, अदृश्य रूप से भाजपा के बटन दबा के वापस आ जाते हैं। हम तो ये बोल देंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला तो सर ईवीएम हो गया, अब दूसरे बहाने पे आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इलेक्शन कमीशन इसे डिले कर देगा, तो अगला टारगेट ही तो वही है। हम कहेंगे इलेक्शन कमीशन भाजपा की पार्टी बन गया है, इलेक्शन कमीशन में ही भाजपा का हेडक्वार्टर खोल दो, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज हो गया है, इलेक्शन कमीशन के कारण हमारे यहाँ सबसे बड़ा चुनाव जो है कॉम्प्रोमाइज होता है, इसमें भाजपा के अपने लोग जुड़ाए जाते हैं। जब हमने बोला था कि चीफ जस्टिस के सहमति से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लाओ, आप माने नहीं, आपने आर्बिट्ररली 2 इलेक्शन कमीशन बना दिए। एक इलेक्शन कमिश्नर ने आर्बिट्ररली रिजाइन कर लिया, आपने उनसे इसलिए रिजाइन कराया क्योंकि आप चाहते थे अपना बंदा जाए और वो अपना बंदा जाके आपके लिए स्टेज मैनेज करे। ये पूरा इलेक्शन कमीशन जो है आपको इलेक्शन कमीशन ने प्लेटर पे दे दिया है, और इस धांधली के कारण जो हमारे साथ बहुत बड़ा वो हुआ है, क्या कहते हैं, हमारे साथ बेईमानी हुई है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ गई है, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में। 75 साल का अमृतकाल नहीं है, 75 साल का आपातकाल है। हम तो उसको ऐसे बोलेंगे, ये हमारा बहाना नंबर 2। एक मिनट, क्या आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी जाएंगे राहुल गांधी जी? नहीं, अभी तो ये बहाना नंबर 2 है ना सर, आगे जाएंगे। अब ये जब हम ये बोलेंगे तो हमारे जो ये तबलची गैंग है ना, ये तबलची गैंग इसको चलाएंगे, फाइट को चलाएंगे, और कुछ ऐसे लोग भी जो इस पर मुजरा भी करेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर मुजरा भी करेंगे। वो हमारे जो ओवरसीज कांग्रेस वाले जो थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, उनका रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा क्या? वो भी चिल्लाना शुरू करेंगे क्या? वो बोलेंगे मैं अब कांग्रेस का एक वर्कर हूं, कार्यकर्ता हूं, मेरे पास पद नहीं है, कार्यकर्ता तो मैं तब भी हूं, और एक कंसर्न सिटीजन के मुताबिक, और एज पर कंसर्न सिटीजन मैं ये चला रहा हूं, क्योंकि सत्यनारायणन, गंगाराम पेट्रोदा जी फिर अमेरिका से चिल्लाएंगे। ये तो हमारा दूसरा बहाना हो गया। अब तीसरा बहाना क्या कहेंगे हम तीसरा बहाना कहेंगे कि वोटर टर्नआउट कम था। वोटर टर्नआउट कम क्यों थी? आपने अपनी पुलिस प्रशासन को यूज किया ताकि वोटर असेंबली बूथों पे ना जाए, वोटर अपने पोलिंग बूथ पे ना जाए, वोटर वोट कास्ट ना कर सके। तो हम हमारा तीसरा आरोप ये लगाएंगे कि भाई वोटर, ये तो है। आप ये कहेंगे कि साहब की देखिए ये बीजेपी जो राज्य है उन्हीं में वोटर टर्नआउट कम है। हाँ, इसका क्योंकि मतलब हमारे बीजेपी राज्यों ने हमारे वोटर्स को बूथ तक जाने नहीं दिया। जाने ही नहीं दिया, और यहीं खत्म नहीं होंगे हम। अब जो हमारा बूथ तक वर्कर पहुंचा गया, उसको डराया गया, उसको धमकाया गया, लोकल पुलिस प्रशासन का बल यूज किया गया, और उसको लोगों के फोन आए, बोला भाई अगर तू वोट देगा तेरे साथ बुरा होगा। और जो बुले भड़के लेकिन वहां, ये बताइए राहुल गांधी जी, मुझको ये तो समझाइए कि ये आप कह रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से 6 राउंड हो गए उत्तर प्रदेश में, बाकी सब जगह खत्म हो गया चुनाव। अब खाली इस समय चुनाव जो चल रहा है वो चल रहा है यूपी, और वो 4 जो हैं वो बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। उसमें भी जी एक पार्ट बचा है। जी और बिहार में 7 स्टेज थे तो उसमें से 1 बचा है। बंगाल में 7 फेज थे, उसमें से 1 बचा है। अब आपके 4 फेज इधर झारखंड में थे, उसमें से 1 बचा है। झारखंड उड़ीसा में था, उसमें 1 बचा है। यूपी में जी 7 थे, उसमें से 1 बचा है। और उसके जी अलावा पंजाब, वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। हिमाचल आपकी खुद की सरकार है, ये बचे हैं। और एक चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है। जी तो मैं आपसे ये पूछता हूँ हुजूर पप्पू जी, कि आपने इस तरह की एक भी कंप्लेंट तो की नहीं है पहले 6 फेजेस में। सबसे पहले हम आप पे आरोप लगाते हैं, आप मीडिया वाले भाजपा की गोद में बैठे, आप गोदी मीडिया है, आपने ये इशू क्यों नहीं उठाया? क्या ये काम राहुल गांधी का इशू उठाए? क्या राहुल गांधी जब हारेंगे तब ये इशू उठाएंगे? आपको संविधान को बचाने के लिए इशू उठाना चाहिए था। आप चौथे स्तंभ है डेमोक्रेसी के, आप अपने दायित्व में फेल हो गए, संजय दीक्षित जी, इसलिए मुझे आज ये काम मजबूरन करना पड़ रहा। आज मैं हताश निराश होकर देश के सामने काम करता। सर, इससे पहले कि आप मेरी ऐसी तैसी कर दें, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आपके पोलिंग एजेंट को ईमानदारी से काम नहीं करने दिया गया पोलिंग बूथ में,
तो साहब कंप्लेंट तो पोलिंग बूथ वाला एजेंट करेगा। आपका जो एजेंट है पोलिंग एजेंट या तो वो करेगा, हमको भी तो वही बताएगा, हमको तो किसी ने बताया ही नहीं आज तक। देखिए, आपकी बात बिल्कुल अब ठीक आप कह है। रहे हैं कि साहब गड़बड़ हो गई और किसी को पहुँचने नहीं दिया, किसी को जाने नहीं दिया, पोलिंग एजेंट को मार के भगा दिया। अरे अब कोई आप तो बोलता। अब आप बताइए, जिसका शासन प्रशासन इतना तगड़ा हो, लाखों करोड़ों लोग को वोट डालने से रोक लिया, हमारा एक अदना सा पोलिंग एजेंट की इतनी औकात कि वो आप तक पहुंचे, उसको नहीं रोकेंगे? उसको तो सबसे पहले रोका गया। यही है मोदी जी की दमनकारी नीतियां चली है संजय जी। इसीलिए पोलिंग एजेंट पे खास टारगेट था। मुझे उसने रात को फोन किया, बोला राहुल भैया, मैंने बोला बोलो भैया। बोला भैया हमको बहुत रोक दिए हैं। बोला काहे भैया? बोले भैया हम रिपोर्ट कर रहे थे। बोले काहे नहीं किए भैया? बोले आपको रिपोर्ट कर दी, आप जाके कीजिए। अब मैं उन हजारों पोलिंग एजेंटों के बिहाफ पे आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं, ऐसा हमारे देश में हुआ है और हमारा मीडिया चुप है तो क्योंकि ये खुद साहब ये जो मीडिया। ये 4 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे ही आप क्यों बोल रहे हैं? आप 3 तारीख को भी बोल सकते थे। आप देखिए पहले भी बोल सकते थे, 7वें राउंड में बोल सकते थे, छठे में बोल सकते थे। तब देखिए क्या देखिए आपकी जीभ लकवा मार गया था? देखिए ये जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 तारीख 4 तारीख कोई भी हो, जब कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात आती है, कोई भी दिन ठीक है। हम उस दिन बोलेंगे जिस दिन रिजल्ट आएगा, ताकि दुनिया को पता चले, ताकि विश्व को पता चले भारत इज अ इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। हमारा एक एनजीओ था वहां स्वीडन में, अब ये किस 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 गोदाम से हम चलाते थे हमें अरे भी याद वो नहीं। वी डेम क्या? वो तो फर्जी है। नहीं नहीं, मैंने बोला ना हम किस गोदाम से चला रहे थे उसे, मुझे ये पता नहीं, पर उसने एक रेटिंग ऑलरेडी निकाल रखी है। देखिए, चौथा आरोप हमारा ये है, जो उस एनजीओ की रेटिंग थी, जिसका नाम पता मुझे भी याद नहीं, सौरभ जी ने कहा पैसे भेजे थे, मुझे ध्यान नहीं है। उस एनजीओ की रेटिंग ने आपको पहले ही इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बताया था। हम वो ये चीज पहले प्रेडिक्ट करवा चुके हैं एक विदेशी एनजीओ से, जहां आदमी जिसने रेटिंग निकाली उसका रंग दूध सा गोरा है, उसके रंग भूरे हैं और उसकी आंखें हरी है, और आपसे हमसे वो सुपीरियर है। अगर उसने कह दिया इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है और आज जो ये हुआ है, मैं उसमें मोहर लगाता हूं इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी है। ये हमारा चौथा आरोप है। आपने देखिए देखिए एक एक चुनाव एक को नहीं एक देखा। एक मिनट एक मिनट सर पप्पू जी थोड़ी अपने नाम के साथ थोड़ा न्याय कीजिए। अब आप इतनी जो तेजी से बोलेंगे तो हम कैसे कैचअप कर पाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि साहब तेलंगाना में और कर्नाटका में तो आपकी सरकारें थी, वहां क्यों पिट गए आप? हाँ देखिए, तेलंगाना और आंध्रा में सरकारें हमारी थी, पर इलेक्शन कमीशन तो आपका था, शासन प्रशासन तो आपका था, सीआरपीएफ आपकी थी, पोलिंग अफसर आपके थे, सारी व्यवस्था आपकी थी और ईवीएम का कब्जा आपके पास था। गड़बड़ तो ईवीएम में हुई है, गड़बड़ इलेक्टोरल रोल में हुई है। ये सारी गड़बड़े मिलके, एक वैसे हमने अनाउंस एक किया था हम 300 मिनट सीटें जीतते हैं। आप फिर कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके साथ प्रॉब्लम यही है। इसी को अर्नब ने एक्सपोज कर दिया था, तब से आप इंटरव्यू नहीं दे रहे। अब आप इंटरव्यू नहीं देने गए, उसका भी ठीक लगा कि आप हमारे ऊपर फोड़ेंगे। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पोलिंग एजेंट को तो आप कम से कम प्रोटेक्ट कर सकते थे कर्नाटका और तेलंगाना में, वहां क्या प्रॉब्लम हो गई? ये आप समझ नहीं पा रहे सर, ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन है। ये मुद्दा एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाला है, आप समझ नहीं पाएंगे। ये आपके एस्के वेलोसिटी ऑफ जुपिटर वाली बात है, आपके मतलब बुद्धि से परे बात है। ये हम इंटरनेशनल मंचों में जाके बोलेंगे, हम ये यूएन में बोलेंगे, हमें अमेरिका में बोलेंगे, हम ये यूरोप में बोलेंगे, कैसे नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज मैनेज करके इलेक्शन हमारे हाथ से छीन लिया। ये हमारा चौथा आरोप है, क्योंकि हम पहले लगा। अब पांचवा आरोप भी सुनिए हमारा। पांचवा आरोप हमारा अरे ये मैं तो अभी रहेगा। आपके 4 आरोप भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अब अच्छा। आप ये देखिए, आप जो बोल रहे हैं तो आपके जो समर्थक हैं, जैसे मैं आपके समर्थकों के नाम ले देता हूँ, जो मीडिया स्पेस में आपके समर्थक हैं। रविश कुमार हैं, रविश कुमार को जानते हैं ना आप? जो रविश रविश बोलते हैं। हाँ मतलब हाँ, कल ही चाय पी रहे थे हाँ, रात को, वही वाले ना रवि चाय वाले। हाँ। जो मान लीजिए आप रविश कुमार हैं, अजीत अंजुम हैं और आपके आशुतोष हैं, असत्य हिंदी वाले, फिर आपके शर्मा ब्रदर्स हैं, अभिसार शर्मा, दीपक शर्मा, संजय शर्मा, 4 पीएम वाले ये और चाइना वाले। पूर्ण प्रसून वाजपेयी अच्छा और अच्छा। हाँ, अभिसार शर्मा न्यूज़ क्लिक वाले, वो हाँ अपना ये चाइना अपना वाले। खुद का चैनल भी चलाते हैं। हाँ हाँ चाइना तो वाले। ये जो सारे के सारे हैं, ये तो बोल रहे हैं कि साहब कि हमको तो राहुल गांधी ने बताया ही नहीं कि वो हार रहे हैं। वो हमको कहते रहे हम जीत रहे हैं, तो हम बोलते रहे हम जीत रहे हैं। अब हमारी ऐसी-तैसी हो गई, हमारी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, विश्वसनीयता खत्म हो गई, लोग हमारे ऊपर थूक रहे हैं। ये आपने हमें न्यूज दी है,
हमें तो ये बताया गया था, उन्होंने हमें बताया था राहुल भैया आपकी 300 से ऊपर सीटें आ रही है। लास्ट इलेक्शन में हमें बताया 272 से ऊपर आ रही है। किसने? सुरजेवाला जी ने। आपकी बार इन्होंने मिलके बताया 300 से ऊपर जा रही है। और अजीत अंजुम जी ने तो खास कल बोला था आप लिख के दे दीजिए, गारंटी लिख दीजिए कि नरेंद्र मोदी अब की बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उनके वक्तव्य मेरे जो व्हाट्सएप पे आया था उसी के आधार पे तो मैंने ये बोल दिया। अब आप कह रहे हैं वो व्हाट्सएप फर्जी है, अब आप कह रहे सीडी ईडी और एनआईए ने व्हाट्सएप मेरा हैक कर दिया है, मतलब मेरे फोन में पेगासस है। जो आपने मेरे फोन में पेगासस डाला, इसी के कारण मेरे पास गलत इंफॉर्मेशन आ रही है, इसी के कारण मेरी बात बाहर नहीं जा रही और आपने मेरा फोन हैक कर दिया, जबकि मैंने अपना फोन जांच पे नहीं दिया था जब कोर्ट ने मुझसे मांगा था। आपने मेरा फोन हैक कर दिया और मुझसे गलत वक्तव्य दिला दिया। पर मुझे अब भी यकीन है हम 300 देखिए पप्पू जी, मेरा आप पर आरोप है जी मेरा आप पर आरोप है और मेरा आप पर आरोप ये है कि ये सारी गड़बड़ी जो है वो आपकी वजह से हुई है और आपके मीडिया को इंटरव्यू न देने के कारण हुई है। मेरा आप पर आरोप है कि आप डरपोक हैं, आप मीडिया को इंटरव्यू देने से डरते हैं। उधर नरेंद्र मोदी ने 100 के आसपास इंटरव्यू दे डाले और आपको लोग ये समझते रहे कि आप डरपोक हैं और आपके इस डर की वजह से, आपके इस जिसको हम कह सकते हैं कि लचर व्यवहार की वजह से, बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी ना होने की वजह से आप हारे। देखिए ये आप हम पे आरोप लगा रहे हैं, हम मीडिया को इंटरव्यू नहीं देते, मीडिया हमारे बाइट चलाती है, हम जाके ऑक्सफोर्ड में बोलते हैं। याद कीजिए जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड का, जहां के कैंटीन में बैठ के हमने कम से कम 15 विद्यार्थियों को एड्रेस किया था, पर वो इंटरव्यू ऐसा गजब गया कि आप सब लोगों ने उसको कवर किया। राहुल गांधी जहां खड़ा होता लाइन वहां से शुरू होते हैं। आपने शोले का डायलॉग देखा होगा, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। पर बाद में आगे चल के मुझे ये पता लगता मेरे पीछे कोई नहीं आया। हम इंटरव्यू देते नहीं हैं, हम बाइट देते हैं और वो इंटरव्यू बन जाती है, वो सुर्खियां बन जाती है। और आपका जो गोदी मीडिया है ये चुनिंदा सवाल लेके मोदी जी के पास जाता है और अपने नंबर बनाने की कोशिश करता है। राहुल गांधी न्यूज बनाता है, राहुल गांधी इंटरव्यू नहीं देता। हम नेहरू गांधी खानदान के हैं, आपने हमें क्या मोदी समझ रखा है? मेरा आपके ऊपर एक और आरोप है, आपने केजरीवाल को मझधार में छोड़ दिया। केजरीवाल जब बेल पर आया तब आपने उसका समर्थन नहीं किया, उल्टे आपने उसका ऑपोजिशन किया और आपने ये कहा कि ये कैसी जुडिशरी है जो एक आदिवासी सीएम को नहीं छोड़ती और दूसरे सीएम को छोड़ देती है। आप अपने सहयोगियों के साथ भी आप सच्चे नहीं हैं। ये मेरा आपके ऊपर आरोप। देखिए ये आप हम पे गलत आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताऊं क्यों। क्या नाम है उनका, वो राजस्थान वाले, अरे क्या नाम है उसका, अरे सचिन पायलट को भेजा था मैंने कैंपेन करने के लिए। और मेरे एक दो छोटे नेता जो दिल्ली में खाली घूम रहे थे, जिनके पास काम नहीं था, उन्हें मैंने भेजा था आम आदमी पार्टी के लिए कन्वेंस करने। मैंने कहा इनके साथ जरा कैंपेन करो। देखिए अगर अरविंद केजरीवाल ये समझते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी या सोनिया जी उनके लिए कैंपेन करने आएंगे, ये हमारी इज्जत के खिलाफ है। हम नेहरू गांधी वाड्रा खानदान के हैं। आपने हमें क्या समझ रखा है कि हम जाके गली मोहल्लों में जाके अरविंद केजरीवाल के कैंडिडेटों के लिए कैंपेन करेंगे? और जो हमने वक्तव्य दिया वो बिल्कुल ठीक था, कोर्ट ने बड़ी गड़बड़ की है। और हम तो ये चाहते थे कि दोनों को ही अंदर रखे या दोनों को ही छोड़े, क्योंकि हमारी समस्या ये थी, क्योंकि देखिए चुनाव में कुछ हुआ नहीं, जा मैं तेरी बुआ नहीं, मतलब ये यूपी में नारा लगा था। 4 तारीख तक हमारी दोस्ती है संजय जी, 5 और 6 तारीख को हम इनको जानते ही नहीं, हम इनको पहचानते ही नहीं, अलायंस वलायंस सब खत्म और हमारी टिकट कट चुकी है। अब हम जा रहे हैं घूमने, पूरे हम 6 महीने यूरोप का भ्रमण करेंगे और हर जगह ये बोलेंगे कैसे भारत में चुनाव जो है उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया, कैसे मोदी जी ने चुनाव को हड़प लिया, कैसे हमारी जीत को हमसे छीन लिया। एटलीस्ट यहाँ का प्रेस तो हमें कवरेज देता नहीं। वहां के कुछ मित्र जो जो इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है, जयशंकर साहब ने कहा था एक नेशनल एक इंटरनेशनल है, जो इंटरनेशनल खान मार्केट गैंग है वो तो हमें कवरेज देगा। ये हमारा इसके आगे का इसके इसके अलावा और आपके क्या शानदार बहाने हैं? हाँ, एक और बहाना हमारे पास, देखिए हमारे पास एक बहाना है कि हमारे पास ये बहाना है कि जो आपने हमारे नेताओं को चुनाव से पहले भगा दिया, हमारी पार्टी छोड़ के लोग ऐसे भागे जैसे डूबते हुए जहाज से चूहे भागते हैं। ऐसा आपने सुना होगा, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब। तो ये जो आपने भगाया, आपने सीबीआई, आपने ईडी, आपने एनआईए से के माध्यम से लोगों को डराया धमकाया और वो भाग भाग के भाग गए टकाटक टकाटक टकाटक।
और आपकी पार्टी में जुटे फटाफट फटाफट फटाफट। हमारे जितने प्रभावशाली नेता थे, जितने हमारे प्रबल नेता थे, वो केवल आपकी पार्टी में इसलिए जुड़े हैं, जैसे नवीन जिंदल, क्योंकि आपने उनको डराया, आपने उनको धमकाया। ऐसे कई सारे नेता हैं। अब आप इतिहास उठा के देखिए, हमारी पार्टी से नेताओं का पलायन तो ऐसे होता है, ऐसे होता है कि जैसे बरसात में पानी बरता है। नवीन जिंदल तो इसलिए भागा क्योंकि आपने राष्ट्र ध्वज का अपमान किया, और वो राष्ट्र ध्वज का बिल्कुल सच्चा सिपाही है। नहीं, कौन सा ध्वज आपकी बात करें, इंडिया की या इटली का? आपका राष्ट्र कौन सा है? ये डिपेंड करता है कि पासपोर्ट हमारे पास कौन कौन से हैं। मैं अपने पासपोर्ट कौन कौन से हैं जरा चेक करके बता देता हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ी देर पार कर लेते हैं, मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं मेरे पास 3-4 पासपोर्ट है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो अब आपको कौन स्वयं से नहीं पता? नहीं, मेरे को कहाँ से पता होगा, मैं इतना बिजी रहता हूँ, आप जानते हैं कहाँ कहाँ तक मैं पासपोर्टों की खबर रखूंगा क्या। मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, जब आपको याद नहीं होगा, जब मैं छोटा था तो मेरा जो बर्थडे केक था वो जहाज में कटता था, सरकारी जहाज में 40,000 फीट पे मैं हैप्पी बर्थडे फू कैंडल बुझाता था। अब आप सोचते हैं कि मैं जाके ये हिसाब रखूं मेरे पास पासपोर्ट कितने हैं। अब जो पासपोर्ट है, जिस राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ उस पर बात करेंगे। ये नवीन जिंदल किस चीज की बात करे मुझे नहीं पता। और ये नवीन जिंदल जो है, ये असली बेसिकली ये क्यों भागे हैं, ये इनको ईडी और सीबीआई और एनआई से डराया गया। नहीं तो ये मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, ये कभी कांग्रेस छोड़ के नहीं जाते। देखिए, सुरजेवाला छोड़ के गए नहीं गए, आनंद शर्मा छोड़ के गए नहीं गए, क्यों? वो आपसे डरे नहीं है। हाँ, अब जो डर जाता वो छोड़ के चला जाता है। ये आप पे पांचवा आरोप है। आप शासन प्रशासन और इन मशीनरियों का गलत उपयोग करके ये आपने ये क्या कहते हैं, आपने हमसे हमारा चुनाव छीन लिया और आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बड़ा दगा किया है। ब्लैक डे इन इंडियन हिस्ट्री, संविधान खतरे में है। और अब जो हमारी लोकतंत्र है उस पे सवालिया निशान आ गया है। और मेरा आप पे आरोप है, आप आने वाले टाइम में चुनाव होने ही नहीं देंगे। अरे जाने दीजिए, आप जो है वो मोदी की बातों का जवाब तो दे नहीं पाए। जब उस मोदी ने आपके मैनिफेस्टो के परखच्चे उड़ा दिए, तब आपके पास कोई जवाब ही नहीं था। बस आप खाली यूं कर रहे थे, अरे हिंदू मुस्लिम कर रहा है, हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप नहीं कर रहे थे? नहीं, देखिए देखिए, हमारे यहाँ ये आप पे हमारा छठा आरोप है। आप हमारी कोर स्ट्रैटेजी को, आप हमारी कोर नीतियों को, आप हमारी कोर कंपिटेंस को मुस्लिम अपीजमेंट कहते हैं। अरे भैया, ये तो हम शुरू से करते आ रहे, यही तो हमारा आधार स्तंभ है। अगर आप हमारे कार्यशैली पे प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उसे अपीजमेंट बोलेंगे, आप हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो बोलेंगे, और आप खुद जाके राम मंदिर बनवाएंगे, वहां तिलक लगाएंगे, वहां आप कलावा लगाएंगे, वो हिंदू अपीजमेंट नहीं हुई जो हम कर आप रहे क्यों हैं। नहीं गए राम मंदिर में? किसी ने रोका था आपको? नहीं, हम अब देखिए देखिए क्या हुआ था। हमने अपने मित्रों से बाहर बात की थी, और जो हमारे अंकल जी हैं अमेरिका वाले, हमारे वाले अमेरिका वाले अंकल जी ने बोला, और इटली वाले मामा जी ने बोला अभी इसका टाइम नहीं आ गया है, इसलिए हमने इसका विरोध किया। वैसे कहने को हम दत्तात्रेय कोल, कश्मीरी पंडित, ब्राह्मण, शिव भक्त है। हमारा जो ये आप देख रहे कुर्ता, इसके ऊपर जनेऊ होता है, कोट के ऊपर रुद्राक्ष की माला पहनने वाले लोग हैं। आप हम पे ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। हम हम क्यों नहीं लगा कट्टर सकते? हिंदू। अभी आपने अपना जो है वो वोट देके जो आपने उंगली दिखाई थी, मुझे तो लगा जैसे कि आप मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं हिंदुओं को। पीछे जो है वो जीसस क्राइस्ट का या मदर मेरी का किसका फोटो लग रहा था? किसी हिंदू नहीं देवी देखिए, देवता का तो दिखाई नहीं पड़ा। और फालतू की नहीं बातें करते हैं कि आपके दत्तात्रेय गोत्र के कोल ब्राह्मण हैं। ये आप बिल्कुल गोदी मीडिया वाली बातें करें। मैं आपको बताऊं क्यों। जब मैंने माथे पे त्रिपुंड लगाया, जब मैंने लुंगी पहनी, धोती पहनी, जब मैं कुर्ते पे रुद्राक्ष की माला पहन के कहीं कम से कम 3 दर्जन मंदिर लुंगी घुमा। कौन पहनता है मंदिर में? अब नहीं, हमें तो यही बताया था, जो हमारे सलाहकार है उन्होंने यही बताया था। आप बताइए, आप टेक्निकलिटीज में फंसा रहे हैं हमें। जब हमने 3 दर्जन मंदिर आप एक दिन में वेष्टी और लुंगी में अंतर समझते हैं? देखिए, ये हमें जहां हम पढ़े थे वहां इतना ज्ञान तो हमें नहीं दिया गया। मैं भी रुकिए जरा, फोन लगा रहा हूं जयराम अब रमेश जरा। से पूछ लीजिए, जयराम हाँ, रमेश को नहीं पता होगा। नहीं, मैं सैम पेत्रोजा जी को फोन लगाऊंगा। अरे उसको नहीं पता सैम, होगा, वो तो गुज्जू है। अरे अरे, फिर किसको पता होगा? जयराम रमेश से पूछिए। नहीं, वो आजकल मेरा फोन नहीं उठाते। वो कहते कि जितनी मैं मेहनत कर देता हूँ तुम पानी में डाल देते हो। अभी उनका नंबर बिजी आ रहा है, वो मुझे वापस फोन करेंगे, मैं ये क्लियर कर दूं। पर हमारा आप पे आरोप है। देखिए, हम 36 से ज्यादा मंदिर गए, हमने 12 से ज्यादा रुद्राभिषेक किए, ये कम से कम कैमरा के लिए। हम बजरंग बली पे फूल चढ़ा नहीं रहे थे, बजरंग बली पे फूल मार रहे थे, ऐसे ऐसे।
बजरंगबली पे खून मार रहे थे, आपने वो हमारी वीडियो फोटो क्यों नहीं छापी? आप मोदी जी का एजेंडा छापते हैं, मोदी जी को कवरेज देते हैं, मोदी जी कहाँ बैठे कहाँ उठे वो हमें कवरेज, और जितना हम इतनी गर्मी में जा रहे हैं 48-50 डिग्री में हम कैंपेन कर रहे हैं। वैसे बजरंगबली पे फूल चढ़ाते हैं या मारते हैं? हमें तो ऐसे ही बताया था, मारने का सिस्टम बताया था, चढ़ाना हमें थोड़ी ना आता है। अब फूल फूल है, देखिए आप फिर टेक्निकल टीम हमें फंसा रहे हैं। फूल है आप कि फूल है, ये हम बताइए पहले। हाँ, फूल है कि फूल है? फूल, फूल और फूल में फर्क क्या फूल है? तो आप हैं। हाँ, ये आप अंग्रेजी वाला कह रहे हैं, हम हिंदी वाले फूल कह रहे हैं। देखिए आप हमें फिर कंफ्यूज कर रहे हैं। हिंदी आप में तो हम फूल हिंदी होता है, वाले नहीं कह रहे हैं। हिंदी में तो फूल होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो होता है, ये भी हमें पता नहीं था। कोई बात नहीं, हम अगली बार इसका ध्यान रखेंगे। पर हम जो हमने फ्लावर्स फ्लावर्स बजरंग बली पे मारे थे ऐसे, वो आपने कवर नहीं किया। आप मोदी जी काशी जाते हैं पूरा कवर करते हैं, मोदी जी जाते हैं पूरा कवर करते हैं। ये हमारा आप पे आरोप है। अब मैं आप पे छठा आरोप लगाता हूँ, आपने हमें नहीं कैसे नहीं, हराया? अभी तो आरोप रहने दीजिए। मतलब ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कि आप जो है वो पत्थर फेंक रहे हैं, जैसे आपके भाईजान लोग पत्थर फेंकते हैं ना शोभा यात्राओं पर। आप तो उस तरह से बजरंगबली के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, ऐसा लग रहा था। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए हम बहुत कैंपेन करके आए थे, हम थक गए थे, और हमने सोचा कि अब पास जाके कैसे करें, मतलब दूर से ही ऐसे कर देते, जय बजरंगबली, हम ऐसे करते। तो ये देखिए टेक्निकलिटीज में आप हमें फंसा रहे हैं। आप हमारी भावनाओं को देखिए। हाँ, बाकी जो हमारे भाई लोग पत्थर लगाते हैं वो बात अलग है, वो कहीं और से प्रेरित है, हमसे प्रेरित नहीं है। हाँ, देखिए, हम उनसे आप पहले ये बताइए कि जिसके मन में भगवान राम के प्रति श्रद्धा नहीं है, उसको तो हनुमान जी जो है वैसे ही लिफ्ट नहीं देते। नहीं, देखिए आप ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। वो एफिडेविट हमने दिया था कि भगवान श्री राम काल्पनिक पात्र है। ये इसको हो गए साहब 5 साल। 5 साल बाद वो एफिडेविट की वैलिडिटी नहीं रही है, वो एफिडेविट खारिज हो चुका कोर्ट से। अगर अब एफिडेविट कोर्ट से खारिज हो गया तो अब हमारी आस्थाएं भगवान श्री राम में फिर आ गई है। हाँ, जरूर ये है कि हम में से और हमारे परिवार में से कोई अयोध्या नहीं गया, क्योंकि हम जो है जहां भी हमें रास्ते में बजरंगबली दिखते हैं, भगवान श्री राम दिखते हैं, हम वहीं नामन कर लेते हैं। ये जो आप हमें अयोध्या ले जा रहे हैं और हमें ये जो आप हिंदू तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, उसमें आप हमें फंसाना चाहते हैं, और हम आपकी राजनीतिक चाल में नहीं फंसेंगे। हाँ, ये बात जरूर है, हमारी माता जी सोनिया जी वहां जाती थी जामा मस्जिद, और ये जो क्या है बुखारी साहब हैं, इनसे इलेक्शन जीतने के लिए मदद मांगती थी, कि एक फतवा जारी कराती थी। ये आप जब से राजनीति में आए हैं और आपका गोदी मीडिया आए हैं, तब से ये फतवों की राजनीति भी बंद हो गई है। ये हमारा आप पे आरोप है। आपने जो एसओपी चलते थे हाँ, भारत में, आरोप तो छोड़िए, बंद आपका करा। छठा बहाना बताइए चलिए। छठा बहाना मैं अब आपको बताऊं, देखिए, छठा बहाना आप और आपका मीडिया, पूरा कंट्रोल्ड है आपका मीडिया। एग्जिट पोल आप नकली बनाते हैं, लोगों में आप धारणा नकली बनाते हैं, आपके लोग फर्जी लोग का इंटरव्यू करते हैं। जिस दिन वोटिंग होती है उसमें उस दिन आप अपने बंदों को लाइन में खड़ा करते हैं, आपका रिपोर्टर उनके पास जा जाके इंटरव्यू करता, जा जाके इंटरव्यू करता, जा जाके इंटरव्यू करता है। जब ऐसे इंटरव्यू आते हैं और उनको आप टीवी पे चलाते हैं, तो होता क्या है, एक धारणा बन रही है कि मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं, मोदी जी जीत रहे हैं। जबकि जो हमें लोग कहते हैं मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, मोदी जी हार रहे हैं, ये जो आप भाजपा के साथ मिलके, भाजपा की आईटी सेल के साथ मिलके ये जो आप दुष्प्रचार करते हैं, ये हमारा आप पे छठा आरोप है। आप लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप जो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, आप विश्वासघात करते हैं भाई, आप तो मुझको इंडिया ये के साथ, इंडिया के बताएं साथ, कि भारत के आपने बोला कि भाई ये चमचा चमची जो है वो इंटरव्यू ले रहे हैं। तो जो आपके जो चमचे चमची हैं, जिनके में से कई का नाम मैंने लिया, तो वो चमचे चमची और आपका बड़ा चमचा राजदीप सरदेसाई, वो टीएमसी सांसद का पति, वो जो है उसने तो आपसे इंटरव्यू मांगा, आपने नहीं दिया। तो फिर क्या मतलब है? अजीब बात आपने क्यों करते नहीं दिया? हैं, क्यों गजब क्यों नहीं बात दिया? करते हैं। मतलब बताइए, आपको डर क्यों बता लगता दें, है इंटरव्यू बता देने से? रहे हैं। आप जो है वो मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने इंटरव्यू लिए। अब भाई हाई टीआरपी है प्राइम मिनिस्टर की, तो यदि प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, तो हर एक आदमी सर के बल जाएगा और इंटरव्यू लेगा। हम आपको जवाब देंगे। आप क्यों नहीं इंटरव्यू देते? आपके इंटरव्यू लेने के लिए भी तो लोग तैयार हैं हुजूर। हम आपको जवाब देते। देखिए, आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की हाई प्रायोरिटी है मोदी जी की,
पर एक बात बताइए, हम कुछ एक वर्ड बोल दे, हम बोल दे कि आलू डाल के यहाँ से सोना निकालेंगे, वो वीडियो वायरल होगा या मोदी जी का वीडियो वायरल होगा? कौन सा वीडियो वायरल होगा? हमारा वीडियो वायरल होगा, आलू डालो सोना निकालो। मोदी जी का इतना टीआरपी नहीं, हमने आपको झूठ साबित कर दिया। दूसरी बात साहब, हमने एक बार इंटरव्यू दिया था 2014 में अर्नब बाबू। इंटरव्यू इतना भारी पड़ गया, इतना भारी पड़ गया कि हमारी माताजी ने हमें बोला है कि बेटा अब इंटरव्यू मत देना, अब तुम सुर्खियां बनाओ। साहब, हम सुर्खियां बनाने वाले लोग हैं, हम सामने बैठ के वार्तालाप करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। आप भूल रहे हैं कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री थी, हमारी दादी जी प्रधानमंत्री थी, और हमारे परनाना, हमारे सीनियर नाना, परनाना ही कहेंगे, वो प्रधानमंत्री थे। उनके खानदान से हम आते हैं, और आप हमें सोचते हैं कि हम जाके ऑर्डिनरी लोग के साथ बैठ के चाय पीते हुए इंटरव्यू दे दे। ये हमारे खानदान का अपमान है। आप हमारे खानदान के विषय में जानते ही नहीं, चौथी पांचवी जनरेशन के पॉलिटिशियन है। हम अपनी माताजी का नाम लेना भूल गए, वो प्राइम मिनिस्टर असली में वही थी, वो रिमोट कंट्रोल से चलाती थी सरकार। तो हम पांचवी जनरेशन है, पांचवी जनरेशन से शासन कर रहे हैं, और आप हमें क्या समझते हैं कि हम जाके किसी के सामने भी बैठ के माइक लेके चाय पीने लग जाए? ये हमारा अपमान है। अपमान किया आपने हमारा। आपके तो देखिए अर्नब गोस्वामी ने ऐसी खटिया खड़ी करी, ऐसी खटिया खड़ी करी कि उस इंटरव्यू के बाद में पूरी दुनिया जान गई कि आप पप्पू हैं, लल्लू नहीं, हैं। और ये भी शब्द मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा नहीं क्योंकि ये ओपन टू एयर है। इसलिए आपके दिल में दहशत बैठी हुई है, डर बैठा हुआ है कि यार पहले से ही मेरे को पप्पू जो है उस इंटरव्यू के बाद से कहने लगे हैं, पता नहीं मैं फिर कोई गूफ अप करूँगा तो फिर मुझको क्या कहेंगे? देखिए, ये मैं डर है आपको आपका, और इसी डर की वजह से आप फालतू की बातें चारों तरफ करते घूमते हैं कि हाँ, हम सबका पैसा छीन लेंगे, दूसरों को बाँट देंगे और साहब वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। भी आ रहे इन हैं। बातों से कहीं वोट मिलते हैं क्या? अगर वोट मिलते होते तो कम्युनिस्ट पार्टी जो है, आपसे ज़्यादा इस मामले में उनकी विश्वसनीयता है। उन्होंने तो ये सारे काम करके दिखाया हुआ है सोवियत यूनियन में, नॉर्थ कोरिया में, कंबोडिया में। अब हम है आपको क्या? हम आपको बता दें, ये आपका बहुत बड़ा तोहमत लगा रहे हैं हम पे। जब अर्नब गोस्वामी को हमने इंटरव्यू दिया था, अर्नब गोस्वामी को हमने हमने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया था, तो हमने ये उनको बोला था कि हमें दिखाए बिना उसको एयर ना करे, गलती रिपब्लिक टीवी की है। हमें हमारा अप्रूवल लिया नहीं, हमारा इंटरव्यू चला दिया, हम उस पर एडिटिंग करते। और जो लोग सामने खड़े थे ना प्लैक कार्ड लगा के कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, अब उन्होंने हमें प्लैक कार्ड गलत दिखा दिए, हर क्वेश्चन का आंसर वुमेन एम्पावरमेंट बता दिया, तो हमारी गलती है क्या ये? तो वो जो अनएफिशिएंट स्टाफ था, आप उससे सवाल पूछिए, अर्नब गोस्वामी से सवाल पूछिए, हमारे पास क्यों नहीं लाया हो? हम उसको एडिट करते, हम आपको एडिट करवाते, फिर हम उसको एयर करते। ये आपका बिल्कुल, ये आप पे हमने बिल्कुल, आपने हम पे बिल्कुल आरोप लगाया है। बेसिकली आप सारे लोग मोदी जी से मिले हुए हो, और आपको ये भी बता दें, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, पप्पू वहां से नाम नहीं लगा था। पप्पू का नाम हमारे प्रिय मित्र सिद्धू जी ने पहली बार बोला था। पप्पू नाम जो आया था, जिसके जो रचयिता है वो है नवजोत सिंह सिद्धू जी, उन्होंने ये नाम बोला था। तो देखिए, ये इसीलिए बताता आपने है उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। देखिए, वो उसका उसका पप्पू और टप्पू का कोई लेना देना नहीं है। और ये, हाँ, टीपू से कंफ्यूज मत करिएगा, पप्पू और टप्पू की बात करो, टीपू को बीच में मत लाइएगा। और ये जो सिद्धू जी है हमारे, ये बहुत प्रभावशाली नेता है। इनका पाकिस्तान में बहुत मान सम्मान है इनका। देखिए, जाके भाजपा से गले मिलाए थे, भाजपा से गले मिला रहे थे। हमने सोचा हम ये जो सिद्धू जी को पार्टी में लाएंगे तो उससे क्या होगा, पाकिस्तान वाली समस्या को पूरा निदान कर देंगे, क्योंकि भाजपा के साथ इनको उठना बैठना था, गले मिलते थे भाजपा इनसे, और ये कहते थे इमरान यारों का यार है। तो हमने सोचा एक ऐसे व्यक्ति को लाए जो भाजपा और इमरान खान को दोनों को जानता है। ये जो इतने टाइम से मोदी जी कश्मीर की समस्या ठीक नहीं कर पा रहे थे, तो हम तुरंत कर देते ठीक। हमारा इरादा तो ये था, जैसे कल चन्नी जी ने बोल दिया हम यहाँ जालंधर में या कहीं मेडिकल हब बनाएंगे और वाघा बॉर्डर खोल देंगे, पाकिस्तानी आके इलाज कराएंगे यहाँ पे। आपसे पूछ ये के कहा था उन्होंने, अपने आप कह दिया? हमसे प्रेरित होके कहा था जी, हर चीज हमसे पूछ के नहीं होती, हम बड़े व्यस्त रहते हैं। आप क्या समझते हैं खाली बैठे हैं? हम बड़े व्यस्त रहते हैं, हमसे प्रेरित होके उन्होंने कहा था, इंस्पायर्ड बाय मी। बहुत लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं, पर आपका मीडिया दिखाता नहीं, वो बात अलग है। ये आप ये यही तो प्रॉब्लम है। आप सिर्फ मोदी जी को दिखाते हैं और उनकी नकली एजेंडाओं को चलाते हैं। जी, अपना 7वां आरोप लगाऊं आप पे, हम क्यों हार रहे हैं? मतलब 7वां बहाना बताइए ना, हमारे ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं?
मतलब हम तो आरोपी कहेंगे ना, आप उसे बहाना मान लीजिए, वो आपका डिस्क्रिप्शन है। हमारा आरोप यह है, आपने हमारी जातिगत जनगणना होने नहीं दी, वरना मेरे पास पूरा मॉडल तैयार था। जीएसटी में यादवों ने कितना दिया, कुर्मियों ने कितना दिया, ब्राह्मणों ने कितना दिया, फिर उससे मैं कंट्रीब्यूशन करता कि उनकी इनकम कितनी, उस इनकम से कंट्रीब्यूट करता उनका कंट्रीब्यूशन कितना, कंट्रीब्यूशन से मुझे बोलता है रेशो कितना है, रेशो से मुझे पता लगता है प्रोपोर्शन कितना है, उससे पता लगती मुझे इक्वेशन कितना है, इक्वेशन से मुझे पता लगता है डिस्ट्रीब्यूशन कोशेंट कितना है। तो उससे मैं इनकम को और वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करता और अगली बार कहता मेरा हक इत्थे रख। मतलब कोई भी बंदा आके बोलेगा जी हम यहाँ इतने, हमारी यहाँ इतनी वो मतलब वो हमारा इतना पार्टिसिपेशन है, हमें ये चीजें मिलनी चाहिए। हम ये स्कीम लाना चाहते थे, आपने जातिगत जनगणना होने नहीं दी, इसीलिए हम जो है, इसलिए हम ये जो हिंदुओं को तोड़ने का हम काम करते थे। हमारा प्लान सुनिए, हमारा प्लान था हिंदू को हमें स्टेट पे ही नहीं तोड़ना, हमें डिस्ट्रिक्ट पे ही नहीं तोड़ना, हमें तालुके पे ही नहीं तोड़ना, हमें मोहल्ले पे नहीं तोड़ना, हमें तो गली तक तोड़ना था। ब्राह्मण की गली, की गली, हमें गली लेवल पे तोड़ना था हिंदुओं को, ताकि हम ये टूटे हैं हिंदुओं और मुसलमान वोट बैंक के साथ हम जीतते रहे। इसमें आपने अड़ंगा लड़वाया, इसमें आपने हमें फंसा के रख दिया। ये आपकी गलती है, ये हमारा आप पे 7वां आरोप है। आप हमें ये करने देते तो हमारे जीतने का चांस कितना बढ़ता, सोचिए। टूटा फूटा हिंदू समाज अब वैसे ये हमारी बताएं पप्पू जी, जी ये भी बताइए कि ये जो जातीय जनगणना थी, तो मुझे तो बताया गया है कि आपकी ये जातीय जनगणना बहुत पहले कर्नाटक में पूरी हो चुकी है, तो आपने उस जातीय जनगणना के आंकड़े आज तक क्यों नहीं जारी किए? देखिए, उसमें जो जिस जिस कंप्यूटर में वो लोड हुई थी उसमें वायरस आ गया है और डीके शिव कुमार जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये हमने इटली से, ये जो वायरस का इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं या इंजीनियर जो भी आप कहें उनको उनको हमने बुलाया है। और हमने कुछ इनमें से कुछ लोग, बोफोर्स का भी एक नया उद्योग खुला जो एंटीवायरस बनाता है, हमने उनको भी बुलाया है। वो जब इसकी जांच करेंगे, इसकी पड़ताल होगी, तब वो वक्त आने पे हम वो डाटा रिलीज करेंगे और मैं खुद ये डाटा रिलीज करूंगा टकाटक टकाटक टकाटक। देखिए, और डेट बता दूं आपको कब रिलीज करेंगे। हम ये डेट करेंगे 14 जुलाई को। अब आप बोलेंगे तब तक तो चुनाव निपट गया होगा। अरे हम चुनाव के लिए थोड़ी ना रिलीज कर रहे हैं, हम तो देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए रिलीज करेंगे। जी 8वें आरोप पे अगला जाऊं आप। अगला अगला आरोप, अगला अगला बहाना बताइए। हाँ जी। देखिए, हमारा एक और आरोप है, हम चाहते थे मुसलमान वोट बैंक को बचाना। हमारा प्लान था, मोदी जी ने प्लान पे पानी फेर दिया। हमारा प्लान था एससी एसटी ओबीसी भाइयों का रिजर्वेशन लेके, हिंदुओं का रिजर्वेशन खत्म करके वो रिजर्वेशन उठा के मुसलमानों को देना। ये ममता दीदी ने हमारी बंगाल में लगभग मॉडल तैयार कर दिया था। ये मोदी जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के साथ मिलके हमारे इरादों पे पानी फेर दिया। अगर आप वो मॉडल एक्सपोज नहीं करते और अगर आप हमारे को चैलेंज नहीं करते कि तुम में से कोई नेता आके ये बताओ तुम हिंदुओं का रिजर्वेशन है कि मुसलमानों को नहीं देंगे, तो भाई हमारा तो इस्लामिक तुष्टिकरण से ही तो हम जीतते आ रहे हैं, हमारा कोर वोट बैंक वही है। तो आपने ऐसे हमें कानूनी दावपेचों में फंसाया, ऐसे कानूनी दावपेचों में फंसाया कि हम ये जो हमारी मास्टर प्लान था ये हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अगर हम ये इम्प्लीमेंट कर लेते, अगर ये हमारे मैनिफेस्टो में आता और अगर आप कानूनी दावपेच नहीं लगाते, अगर कलकत्ता हाई कोर्ट मोदी जी के कहने पे ममता दीदी का मॉडल एक्सपोज नहीं करता, तो आज हम मुसलमान रिजर्वेशन का जो हमारा मैनिफेस्टो का जो सबसे शेड्यूल, सबसे सटीक प्लान था वो हम इम्प्लीमेंट करते और हिंदुओं को जातिगत जनगणना करना करके तोड़ते, मुसलमान वोट देखिए, कंसंट्रेट कांग्रेस करते। का तो ये इतिहास ही है, कांग्रेस का तो ये इतिहास ही है कि देश जाए भाड़ में, सत्ता आए पास में। ऐसे ही ये आपने देखिए, जो है वो सत्ता के लिए आपने देश के टुकड़े हो जाने दिए 1947 में। तो मुझे तो नहीं लगता है देखिए, कि आज भी अगर मुसलमान आपको कहें कि नहीं नहीं ऐसा करो, देश का 1/4 भाग हमको दे दो, आप तो दे दोगे और फिर बाकियों से देखिए, कहोगे नहीं नहीं बाकी तुम यहीं रह जाओ, जिससे आगे और टुकड़े कर सको। नहीं ये आपका आरोप है, हमारी स्ट्रेटजीज पे क्लियर है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कह चुके हैं, इस देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, क्या जमीन संसाधन नहीं है? आप हमें किस दावपेच में फंसा रहे हैं? ये हमारा वक्तव्य क्लियर है, माइनॉरिटीज में खासकर मुसलमानों का पहला हक है, कोट अनकोट हम कह चुके, ये भी मोदी जी ने एक्सपोज कर दिया। वैसे हम वो टेप गायब करने के चक्कर में थे, पर पता नहीं बीजेपी की आईटी सेल वाले कहां कहां से निकाल के लाते हैं। ये अमित मालवीय बड़ा अच्छा काम कर रहा है। इस जिस दिन हमारी सरकार आएगी इसके पीछे एनआईए और सीआई सीबीआई और सब लगा देंगे।
ये हम करने वाले हैं। ये अमित मालवीय बहुत तो तंग कर ये रहा तो है। बताइए कि अब जो कि परिणाम आ गया है और आपकी 39 सीटें ही आई हैं, 40 क्रॉस नहीं कर पाए आप। तो अब आप यहाँ रहेंगे या इटली रहेंगे, बैंकॉक रहेंगे? आपका भविष्य का क्या, आपकी योजना क्या है? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। क्योंकि देखिए, मोदी जी तो कह चुके हैं कि सबको जेल में डालेंगे जिन्होंने जिन्होंने गड़बड़ी की थी। आप तो नेशनल हेराल्ड केस में तो आपका जो है वो ओपन एंड शट केस है। क्या करेंगे आप? मेरे महंगे वकीलों ने मुझे ये बताया था, जो बेल में होता वो जेल में नहीं जाता। आप कह रहे कि कानून बदल गया है, क्या ये कोई नया कानून तो नहीं? अच्छा हाँ, नए कानून आ रहे 1 जुलाई से। हाँ, अब मुझे अपने वकीलों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? आपने अब ये बोला कि हम रहेंगे कहाँ? ये अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे पास ऐसा सूत्र कहते हैं, हमारे पास 3-4 कंट्रियों के पासपोर्ट है। देखिए, गर्मी के हिसाब से हम कंट्री का चयन करेंगे। जब यहाँ 48 डिग्री गर्मी पड़ेगी तो हम यूरोप में रहेंगे। जब वहां सर्दी पड़ेगी तो दिल्ली में भीमी भीमी गर्मी होती है, हम दिल्ली आ जाएंगे। हम 5 दिन यहाँ आएंगे, स्टेटमेंट देंगे, 25 दिन भ्रमण में रहेंगे। और जब ना सर्दी होगी ना गर्मी होगी, जब हमें समुद्री हवा, ये कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, सी ब्रीज खाने का मन होगा, तो हम थाईलैंड जाएंगे। दुनिया बहुत बड़ी है, आप हमसे आपकी ईर्ष्या आय कर। का स्रोत क्या है? आप बिज़नेस क्लास कैसे ट्रैवल कर लेते हो? बिज़नेस क्लास, फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कैसे कर लेते हो इतना? क्या ये आय का ये स्रोत ये क्या है आपके? दुनिया में हमारे बहुत फैन है, बहुत हमारे चाहने वाले हैं। वो अपने प्रेम भावना को व्यक्त करते हुए हमारे लिए हर कोई अरेंजमेंट कर देते हैं। ये मात्र प्रेम भावना है। ये है शराफत की दुकान। शराफत की दुकान, वैसे हम देखें, हम मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, शराफत की दुकान चलाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही आते हैं, भक्तजन हैं। कोई टिकट भेज देता, कोई होटल का खर्चा दे देता, कोई अरेंजमेंट करता, सब प्यार है उनका। हमारी तो कोई इनकम है ही नहीं। हमारे पास क्या इनकम है? जो भी है वो तो स्विट्जरलैंड में रखी है, साइप्रस में रखी है, इधर उधर रखी है। यहाँ हमारे पास कुछ नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। बाकी ये मैं आपको बता दूं, ये आपने गलत एक खबर चलाई थी। हमने शेयर्स में पैसा लगा और वो शेयर्स का पैसा बहुत बढ़ गया है। ये पता क्यों बढ़ा है? ये जो नेहरू जी ने, जो राजीव गांधी जी ने और जो इंदिरा गांधी जी ने इस देश की बुनियाद रखी थी, वो बुनियाद, वो जो पेड़ बोया था, उसमें आज फल आया है। उस फल के फलस्वरूप हमारी इनकम दुगनी तिगनी हो गई। इसमें मोदी जी का कोई योगदान नहीं है। आईएमएफ वाले, वर्ल्ड बैंक वाले, ये जेपी मॉर्गन वाले, चेज मैनहट्टन वाले, मॉर्गन स्टैनली वाले, सबको भाजपा ने खरीद रखा है। ये हमारा आरोप है। आप सब इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसियों को आपने खरीद रखा और उनसे आप फर्जी रेटिंग निकाल निकाल के देश को चला रहे हो। ये हमारा आरोप है। आप इस पे कोई काउंटर नहीं कर पा रहे हमें। और ये जो आपकी राजनीति है, ये जो आपकी राजनीति, हम इसको ये जो इंटरनल ये तो करेंगे। सारे के सारे देखिए, सोरोस ने बहुत कोशिश की इनको कंट्रोल करने की, तो इन्होंने सोरोस को बोला कि नहीं, तुम गधे हो और तुम अपना काम करो, जो तुम कर सकते हो। फोर्ड फाउंडेशन और इनके थ्रू, बाकी जो है वो कौन सा इंटरनेशनल है, इनके थ्रू करो आप, और बाकी जो है हमें अपना काम करने दो। हमें मोदी से मिल के चलना है। उनको साफ पता है। अब तो आपको नहीं, पता है इयान ब्रेमर ने भी कह दिया कि 305 सीटें आ रही हैं बीजेपी की। अब इयान ब्रेमर तो ये मोदी का आदमी नहीं है ना, वो नहीं, कहाँ से आया? वैसे तो जॉर्जिया मेलोनी ने भी उनको G7 की मीट के लिए बुलाया और 13-14 अब की बताइए, मीटिंग वो हुई। इटली की प्राइम मिनिस्टर है। अब आप इटली भी कैसे जाओगे? इटली में मैं भी आपके लिए गड्ढे खोद दिए गए। यही तो आपने दुखती तार छेड़ दी। दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा। ये आपने इटली का नाम क्यों ले दिया? ये जॉर्जिया मेलोनी ने जो कहा, मेरे दिल में खंजर चला गई बहन जी। कि मतलब आपने भी हमें मारा, हमें तो अपनों में ने भी लूटा, हमारी कश्ती में वहां डूबी जहां पानी कम था। आप बताइए, मोदी जी की जीत के बाद क्या पड़ी थी उनको जॉर्जिया मेलोनी को मोदी जी को बुलाए? मतलब इटली ही बुलाना था, जॉर्ज इटली के प्रधानमंत्री को बुलाना था। हमें लगता था इटली हमारा है, अब इटली हमारी नहीं रही। और हमें आपसे एक बड़ा, हम आपका विरोध करना चाहते हैं। आपने हमारे मामा जी सोरोज का नाम लिया। एक मामा जी कॉकरोच थे, वो तो प्रभु को प्यारे हो गए। अब ये जो सोरोज मामा जी, अब ये पता नहीं कब प्रभु को प्यारे हो जाएंगे। अब हमारे मामाओं का नाम पब्लिक फोरम में न ले, अन्यथा उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं रहता। ये बहुत बहुत गलत किया आपने। चलिए, आप अब हम हमारे आपको आखिरी मौका दे देते हैं। लास्ट बहाना बता दीजिए। लास्ट बहाना ये है, भारत का सिस्टम, भारत के कोर्ट, भारत की व्यवस्था, भारत की डेमोक्रेसी,
भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का भारत, भारत में भारत, भारत के भारत, सब कुछ करप्ट हो चुका है। इस सब को आरएसएस के काडर ने इन्फिल्ट्रेट किया है। ये आरएसएस का काडर है जो हर सिस्टम में फैला हुआ है और सिस्टम को दीमक की तरह चाट गया है। इसी काडर के रहते हुए हम फेल हुए और ये जो निकम्मे चीनी थे हमारे किसी काम नहीं आए और ये जो भिखारी पाकिस्तानी थे ये भी हमें दगा दे गए। हमने मनीशंकर अय्यर को भेजा था, भाई मोदी से बचाओ, कुछ करो, इन्होंने भी कुछ नहीं किया। आसिम मुनीर पैसा खाता रहा, कुछ करता नहीं रहा। इन सब ने मिलके, सब सारी दुनिया ने मिलके हमारे को हराने का षड्यंत्र रचाया है। इसमें मोदी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग, ये चाइनीज, पाकिस्तानी सब मिले हुए, अमेरिकनों ने पलड़ा बदल लिया, यूके वालों ने पलड़ा बदल दिया और मेरे दिल पे खंजर चलाते हुए जॉर्जिया मेलोनी, इटली वाली बहन जी ने भी पलड़ा पलट दिया। अब बताइए हम करें तो क्या करें? बस ये तो ऐसा है कि हम 2034 की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और आपसे 2034 में बात करेंगे जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे और आप तब हमसे सवाल पूछेंगे हम जीते कैसे। चलिए साहब, आपके सपने आपको मुबारक। अब आप जो है वापस अपने असली स्वरूप में आ सकते हैं और सुमित पीर बन सकते हैं। पप्पू जी के अवतार से बाहर निकल आइए, सुमित पीर बन जाइए। जरा एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब थोड़ा नॉर्मल हो रहे हैं। ये मैं बताऊं सर, पप्पू पे तो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, ऐसा नॉवल का कैरेक्टर है बाय गॉड। सुपरमैन की ये हल्के छक्के छूट जाए मार्वल मूवीज को या मार्वल मूवीज को इस कैरेक्टर पे पिक्चर बनानी चाहिए। बाय गॉड ऐसा कैरेक्टर है जो एवरलास्टिंग है और इसका क्रेज कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि भारत में इसका क्रेज रहेगा तो मतलब 2 बिलियन लोगों में लगभग आपका मार्केट सेट है। अगर आप इस कैरेक्टर को बनाओ और इसको आगे चलाओ, सारे कैरेक्टर को अब तक पीछे छोड़ देगा। बट पप्पू हमारे लाजवाब है, गजब है। और अब ये क्या, इलेक्शन के हारते ये यूरोप का भ्रमण करेंगे और वहां ये जाके छोटे मोटे कैफे में, बच्चों के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, एलिमेंट्री स्कूल में जाके भाषण देंगे कैसे संविधान खतरे में है, कैसे मोदी जी ने संविधान को ध्वस्त कर दिया। अभी तो पंजाब गए थे सर, वहां इन्होंने एक और बम फोड़ा। उन्होंने कहा ये जो संविधान है ना, संविधान ऐसे निकाला, संविधान, ये जो संविधान है ना, संविधान कहता, हाँ, कहते इसका जो आइडिया है वो गुरु नानक देव जी ने दिया था। मुझे अब तक पता था अंबेडकर जी ने दिया था, पर आज मुझे पता लगा गुरु नानक देव जी ने संविधान का आइडिया दिया था। शायद अंबेडकर जी के सपने में आए थे और उनको बताया था कि आप ऐसा लिखिए। तो ये किसका तार कहाँ जोड़े और कहाँ कहाँ जोड़े, ये तो गजब है। मैं तो अब भी इनको कहता हूँ फिक्शन राइटर बन जाओ, आप काल्पनिक फिक्शन राइटर बनाओ और फिक्शनें लिखो। सर ये हैरी पॉटर क्या चीज है, धूल चटवा दोगे हैरी पॉटर, आप लिखना शुरू कर दो बस। चलिए ठीक है, तो चलिए आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। ये राहुल जी का जो इंटरव्यू है, हमारे स्वनामधन्य पप्पू जी का जो इंटरव्यू है, ये मुझे लगता है दर्शकों तक याद रखा जाएगा। इसके लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और सुमित पीर जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको सभी दर्शकों को धन्यवाद, साधुवाद, और जाते जाते भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव। महादेव।